नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम विश्व में पाई जाने वाली भू आकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं, स्थल रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो भी स्थल रूप हैं, इनका निर्माण जिन कारकों के द्वारा हुआ है, उनमें हमने बहता हुआ जल, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन पूर्व वीडियो में किया। आज हम तरंग एवं धाराओं द्वारा निर्मित स्थल रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारी भू आकृतियां, विशेषतः ऐसी आकृतियां जो समुद्री किनारों पर मिला करती हैं, तटीय क्षेत्रों पर मिला करती हैं, जिनका निर्माण समुद्र में या महासागरों में उठने वाली तरंगों और चलने वाली धाराओं ने इनका निर्माण किया है। सबसे पहली बात यह है कि तरंग और धारा ये क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हम सिनेमा में, टीवी में समुद्र किनारे के दृश्य देखते हैं और समुद्र के अंदर उठती हुई पानी की ऊंची लहरें, इनको भी देखा है। तरंगें लगातार समुद्री जल का ऊपर और नीचे होने की प्रक्रिया है। जल अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होता रहता है और उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है वो बार बार तट से आकर के टकराती रहती है, लगातार तट के ऊपर प्रहार करती रहती है, जिससे कि तट पर उस प्रहार से वहाँ की जो चट्टानें हैं वो क्षीण, क्षत और विक्षित होती रहती हैं। इसी प्रकार से समुद्र के जल में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जल का जो संचलन होता है, गमनागमन होता है, उसे हम धारा कहते हैं। जिस तरीके से वर्षा काल के अंतर्गत नदियों में जल बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, ठीक उसी प्रकार से तापमान की भिन्नता के कारण, जल के घनत्व के कारण समुद्री जल का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन होता है। दिखने में चाहे हमें समुद्र का जल स्थिर दिखता हो, लेकिन स्थिर नहीं रहता है। गौर से देखने पर या समुद्री किनारे पर बैठने के दौरान हमें यह प्रतीत होता है कि समुद्र का जल स्थिर नहीं रहता है। उसके अंतर्गत गतियां होती हैं और उन्हीं में से एक गति है तरंग या लहरें और दूसरी गति है धारा। समुद्र के जल की जो ऊर्ध्वाधर गति होती है, ऊपर और नीचे, उसे हम तरंग कहते हैं। जबकि समुद्री जल की दूसरी गति होती है, जिसमें जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, उसे क्षैतिज गति कहते हैं। तो इस प्रकार से लगातार तरंग और धाराओं के संचलन के कारण, उत्पन्न ऊर्जा के कारण समुद्र के किनारे पर या तट पर कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं, जिनमें से पहला है अपर्दित स्थल रूप। अपर्दन के द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां या समुद्री जल के कटाव के कारण निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां। हमने भारत को या भारत के मानचित्र को देखा है
और भारत के दोनों ही ओर जल का भराव है। हमारी एक लंबी तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर समुद्र से जुड़ी हुई है। और इस तटरेखा को अगर मानचित्र में भी हम गौर से देखें तो ये तटरेखा बिल्कुल सीधी और सपाट नहीं है कि यूं कहें कि भारत में ये बिल्कुल ऐसे सीधी हो, नहीं। गौर से अगर हम मानचित्र को देखें तो ये लाइन, ये तटरेखा बिल्कुल सीधी न हो करके इसके अंतर्गत इस प्रकार से टेढ़ापन है, ये टेढ़ी मेढ़ी है। ये टेढ़ापन किस वजह से है? इन्हीं तटीय आकृतियों के कारण। कहीं पर समुद्री जल या तरंग और धाराओं ने भारत की धरातलीय क्षेत्र की ओर अंदर तक उसको काट दिया। कुछ चट्टानें कठोर होने की वजह से कट नहीं पाई तो वो समुद्र की ओर बढ़ती हुई रह गई। इस प्रकार से ये टेढ़ा मेढ़ा स्थल रूप दिखाई देता है। ये तटरेखा किसी भी देश की सीधी और सपाट इसीलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं तरंग और धाराओं ने इन तटरेखाओं को काफी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, इनको तंदूरित कर दिया है। यहाँ की जो चट्टानें हैं, समुद्री किनारे की या तटरेखाओं की चट्टानें एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ चट्टानें नरम होती हैं, कुछ चट्टानें कठोर होती हैं। नरम चट्टानें जल के प्रहार से आसानी से कट जाती हैं, जबकि कठोर चट्टानें इतनी शीघ्रता से नहीं कट पाती हैं। तो यही कारण है कि समुद्री किनारे टेढ़े मेढ़े पाए जाते हैं और ऐसी जो स्थल रूप हैं या पर्वत स्थल रूप जो हैं उनमें से एक है भृगु, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्लिफ कहते हैं। ये एक ऐसी आकृति होती है जो नरम और कठोर चट्टानों के बीच विकसित होती है, बनती है। किसी तट पर जब लगातार तरंगों का प्रहार होता है, लहरों का जब प्रहार होता है, तो जो नरम चट्टानें होती हैं वो उन लगातार प्रहार से क्षत विक्षत हो जाती हैं, घर्षित हो जाती हैं, कट जाती हैं। और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो इनसे प्रभावित नहीं होती हैं, वो बाहर की ओर अपने ही स्थान पर निकली हुई रह जाती हैं। तो इस प्रकार से ये क्लिप जो एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है तट की, इस प्रकार से इसके कुछ हिस्से बाहर निकले होते हैं, कुछ अंदर की ओर धसे होते हैं, कंगूरे टाइप। ये भाग कठोर चट्टान का होने की वजह से चट्टानों के प्रहार से, ये तरंगों के प्रहार से अप्रभावित रहता है। और इसी चट्टानों के मध्यवर्ती भाग में नरम चट्टानें होती हैं, वो जल्दी कट जाती हैं तो अत्यधिक गहराई तक नीचे की ओर इसमें गहरा गर्त बन जाता है, जिससे कि भृगु जैसी आकृति का निर्माण होता है। दूसरी होती हैं समुद्री कंदराएं। जिस तरीके से हमने भूमिगत जल के दौरान कंदराएं या गुफाओं का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से समुद्र में जो किनारे पर जो अवसादी चट्टानें होती हैं, किसी कठोर चट्टान के नीचे नरम चट्टान की एक परत होती है। तरंगों के प्रहार से नरम चट्टानों का जो चूना होता है
या कण होते हैं वो शीघ्रता से टूट जाते हैं, जबकि उसके ऊपरी भाग पर कठोर चट्टान ज्यों की त्यों स्थायी रूप धारण करके रहती है। धीरे धीरे नीचे वाली चट्टान कट जाती है तो अत्यधिक, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये चट्टानों का दो स्तर है, यहां कठोर हैं और यहां पर मुलायम या नरम चट्टान है। इधर से आने वाला जो जल है तरंगों का, वो नरम चट्टान पे प्रहार करके इसको अत्यधिक नीचे तक या गहराई तक इसको नष्ट कर देता, काट देता है, जबकि कठोर चट्टान इसके बाहर की ओर ऊपर की ओर झुकी दिखाई देती है और नीचे इसके काफी गहराई तक गर्त या खोखला स्थान बन जाता है। तो ऐसी जो आकृति होती है उसको कंदराएं के नाम से जाना जाता है। तीसरा, तरंग घर्षित चबूतरे। तरंग घर्षित चबूतरे ये कंदराओं से बिल्कुल अपोजिट प्रकार की आकृति होती है। इसमें ऊपरी भाग पर नरम चट्टान का आवरण हो और नीचे की ओर कठोर चट्टान का आवरण होता है। नीचे की जो कठोर चट्टान की जो परत होती है वो जल से अप्रभावित रहती है, जबकि ऊपर की भाग की जो नरम चट्टान होती है वो जल के प्रभाव से लगातार घिस करके, कट करके और वो चबूतरा नुमा आकृति बना देती है। जहां जल पे खड़ा रह करके, समुद्र किनारे पर खड़ा रह करके समुद्री दृश्य को अवलोकित कर सकते हैं। तो ये चबूतरे नुमा आकृति बन जाती है, जहां पर जहाजों का या छोटे नावों का या मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे इन चबूतरों का उपयोग करते हैं। ये तो थी अपर्दित स्थलाकृतियां। इसके बाद में कि हम देखते हैं निक्षेपित स्थलाकृतियां। निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूपों के अंतर्गत रोधिकाएं, रोधिकाएं जिनको बार्स कहते हैं, एक प्रकार की दीवार होती हैं। ये विशेषता 3 प्रकार की पाई जाती हैं। किसी समुद्री तट के से अगर हम बात कर लेते हैं, भारत का ये समुद्री तट है, तट रेखा है। कोई रोधिका जब तरंगे लगातार तट के पास आकर के जल का प्रहार करती हैं तो जो अपर्दित पदार्थ होता है, जो मलबा होता है, वो मलबा तट से थोड़ा दूरी पर, तट को छोड़ करके समुद्र की ओर, इस ओर, तट से थोड़ा समुद्र की ओर, इस ओर, तट के ही समानांतर उसका जमाव कर देता है मलबे का। कि यहां से जो कटाफटा मलबा होता है वो जब तरंगे टकरा करके वापस लौटती हैं तो उसको साफ करके या घसीट करके थोड़ा समुद्र की ओर ला करके उसे जमा कर देती हैं तट के समानांतर लंबाई में, एक दीवार नुमा आकृति में। इसको रोधिकाएं कहते हैं, इनको दीवार कहते हैं। अधिकांशतः ऐसी जो दीवारें होती हैं
ऐसी जो रोधिकाएं होती हैं वो समुद्रों में उठने वाले तूफानों को रोकने का कार्य करती हैं, तट के समानांतर होने की वजह से। लेकिन ये बड़े जलयानों को तट के पास आने से भी रोकती हैं। इसलिए जहां पर ये रोधिकाएं बनी हुई होती हैं वहां पर अच्छे बंदरगाह नहीं पाए जाते, वहाँ उथले बंदरगाह पाए जाते हैं, कम गहराई वाले, जहाँ पर बड़े जलयानों का वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, कठिन होता है। खाड़ियाँ, कटाव वाला जो मलबा होता है वो यहाँ पर आकर के दूर तट के समानांतर जमा होता रहता है। ये जो रोधिकाएं होती हैं विशेषतः 3 प्रकार की होती हैं। एक रोधिका जो तट के समानांतर हो, तट से दूर हो और दोनों जिसके मुख आगे की ओर बढ़ते हुए हों लेकिन कहीं पर भी तट से जुड़े नहीं होते हैं, उनको बार्स कहते हैं। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक मुख तट से आकर के मिल जाए, एक मुख, एक सिरा तट से आकर के मिल जाता है, उसे अप तट रोधिका कहते हैं। क्योंकि यह एक मुख तट से जुड़ जाता है, एक मुख खुला होता है, ये खाड़ियों का निर्माण कर देती हैं। क्योंकि इसमें जल भरा हुआ रहता है तो ये खाड़ी का निर्माण कर देती हैं। ऐसी रोधिकाएं जो कालांतर में दोनों ओर से समुद्र से जुड़ जाती हैं, धीरे धीरे बढ़ने के साथ समुद्र से, ये तट से जुड़ जाती हैं, स्थल से जुड़ जाती हैं, इन्हें और बाद में एक झील का रूप ले लेती हैं। ये इसे लैगून कहते हैं, इसे लैगून कहते हैं। ये लैगून झील भी बन जाती है जिसके अंतर्गत पश्च जल, जिसे खारा जल कहते हैं, भारत के दक्षिणी भाग में इनको कडल भी कहते हैं, जिनमें खारा जल पाया जाता है, जो नारियल और चावल जैसी फसलों के लिए ये उपयोगी होती हैं। इन्हीं झीलों के अंतर्गत, इन्हीं लैगून्स के अंतर्गत जो तैराकी, नाविक लोग जो तैराकी जैसी प्रतियोगिता है वो संपन्न करवाते हैं। तो ये लैगून कई जगह पर इनको छाड़न झील भी कहते हैं, जो तट के दोनों ओर का मुख मिलने से निर्मित होती हैं। ये बाद में धीरे धीरे ये भर करके, क्योंकि मिट्टी का इसमें जमाव हो जाता है और कालांतर में भर जाने से ये एक ऊंचा स्थल बन जाता है, जिनको छाड़न झील या झील कृत मैदान कहते हैं। झीलकृत मैदान भी इन्हें पुकारा जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर बसाव हो जाती है और कृषि कार्य किया जाने लग जाता है इन मैदानी भागों के अंतर्गत।
तो ये तरंग और धाराओं के द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप, जिनके अंदर भृगु, कंदराएं, तरंग घर्षित चबूतरे, और निक्षेपित स्थल रूप, जिसके अंदर 3 प्रकार की रोधिकाएं बार्स होती हैं, विभिन्न खाड़ियां होती हैं, लैगून्स होते हैं और झीलकृत मैदान होते हैं, जिनका निर्माण तरंग और धाराओं के द्वारा होता है। अब हमारा एक कारक इसके अंतर्गत बचता है, जिसे हम पवनों के द्वारा निर्मित स्थल रूप या स्थलाकृतियां कहते हैं, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।